दुल्हन के हाथ में मेहंदी नहीं रचाई तो क्या किया? तेरी राहें तकते तकते सांस भी थम सी गई। तेरी गुर्बत में जमाने की जरूरत मिट गई। जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे। जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद। दुल्हन के पैर अलता से लाल नहीं किया तो क्या किया? एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे। जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे। जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता। दुल्हन के चेहरे को चांद से नहीं सजाया तो क्या किया? सांसों में तू है जरूरी तेरा हाजी कहता है। मेरे मौला मेरे मौला। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। जोसेफ, बहादुर, यस सर। अरे सब लोग कहाँ है भाई? सर आदि बाबा और मिठी बाबू दोनों पिक्चर गए हुए और मालकिन किसी काम से बाहर गई हुई। आपके लिए चाय लाऊं सर? हाँ ले आओ। बोलो वकील। हाँ, हमारे कहने पर ही जयराज ने तुम्हें फोन किया था। वो चाहता है कि तुम मृत्युंजय को जेल से छुड़ाओ। हालांकि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, हमें हर बात की खबर करते रहना। तुम अपने आदमी हो इसलिए तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। नहीं, शुक्रिया थैंक यू की आवश्यकता नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना कि गलती से भी कोई भूल ना हो, वरना भूल तुम अपने सगे भाई की भी माफ नहीं करते। सालों पहले जयराज ने मृत्युंजय को घर लाकर एक भूल की थी जिसकी सजा हमने उसे दी। मृत्युंजय अगर बीच में नहीं आया होता तो जयराज की परी चढ़ाकर चुनाव जीतकर राज करने की हमारी नीति सफल हो गई होती। जयराज की परी चढ़ाकर चुनाव जीतकर राज करने की हमारी नीति सफल हो गई होती। ये सब क्या है? जाने दो ना मुझे। और मेरे पैर को हाथ क्यों लगाया? अब तो पाप चढ़ेगा ना मुझे। की ना पत्नियों वाली बात।
कोई पत्नी वत्नी नहीं हूं मैं तुम्हारी, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। ये सब दिखावा है। याद है ना हमारी शादी? ना तुमने मुझे देखा था, ना मैंने तुम्हें देखा था। न तुम चाहते थे ये शादी और न मैं। सिर्फ मजबूरी थी। बिल्कुल सही, मजबूरी थी, भूल थी, गलत था, सब कुछ मानता हूं। लेकिन गलत को सही भी तो किया जा सकता है। जो मन तब नहीं था वो अब है, जो फेरे तब एक दिखावा था वो आज एक सच्चे मन से दोबारा लिया जा सकते हैं। जिन वचनों का तब कोई मतलब नहीं था उन्हें आज नए मायने दिए जा सकते हैं। मंगलम शुभ 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 पहले फेरे के साथ वचन लेता हूं कि मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करूंगा और अपने हाथों से तुम्हारे लिए जलेबी बनाया करूंगा, भले वो मेरी तरह टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो। दूसरे फेरे के साथ मैं वचन लेता हूं कि हर मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे तुमने रुमाल बांध के मुझे धूप से बचाया था, वैसे ही हर मुसीबत से मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे वो मुसीबत तुम्हारी पैदा की हुई क्यों ना हो। अच्छा, तीसरे फेरे के साथ मैं वचन लेता हूं कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को आंखें उठाकर नहीं देखूंगा। तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। चौथे फेरे के साथ मैं वचन लेता हूं कि तुम्हें पाकर मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा और तुम्हारे हाथ की बनाई हुई नमक वाली चाय को अमृत समझूंगा। पांचवें फेरे के साथ मैं वचन लेता हूं कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा, क्योंकि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनूंगा।
छठे फेरे के साथ मैं वचन लेता हूं कि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मोती जो मेरे पास है तुम्हारे दामन को हमेशा खुशियों से सजा के रखेगा। 7वां वचन मेरा। आकाश, धरती, पानी, अग्नि और पवन, इन 5 तत्वों को साक्षी मानकर मैं तुम्हें वचन देती हूँ, पूरे दिल से तुम्हें अपना पति स्वीकार करूंगी। हमारे बीच ना ही किसी झूठ की जगह होगी और ना ही किसी धोखे की। हम दोनों को कभी भी एक दूसरे से कोई भी सच छुपाने की जरूरत नहीं होगी और ना ही अपनी बात मन में रखने की। मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं तुम्हारी हर उम्मीद पर खरी उतरूंगी। मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। अरे सरकार, आप क्यों सहमत कर रहे हैं? अरे भाई, कभी कभी हमारा भी तो मन करता है अपने हाथ से चाय पिलाने का। सरकार, बहुत खुश लग रहे हैं आप। खास आदमी हो हमारे। खास बातों की वजह तो मालूम होनी चाहिए। क्या हुआ? सरकार, शक्कर बहुत ज्यादा हो गई। अरे भाई, क्या करें, अचानक इतनी मिश्री घुल गई है हमारी जिंदगी में, दिल करता है पूरी दुनिया को मिठास से भर दें। चलो। हाँ। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 दुश्मनों को परास्त किया है। सरकार, छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं तो कहता हूँ कि कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए आप। आपका लाडला भतीजा और बहू जहरीली गैस से मर गए। शिखावत भवन में मातम। अरे सरकार, क्या सोच रहे हैं आप? चौथा आयोजित कीजिए और पूरे निर्वाचन क्षेत्र को निमंत्रण दीजिए। सरकार, फिर देखिए आप संतावना के 2 बोल और एक वोट लेकर आएंगे। बड़ी ज्वलंत विचारधारा है। सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन फिर जाने दिया। कुछ वक्त पहले जब हमने जयराज की मौत को भुनाने की कोशिश की थी तो सब चौपट हो गया था। इसलिए इस बार सिर्फ खामोशी। समझ लो कि तूफान से पहले वाली खामोशी है। अरे, हम भी तो आखिर घर के ही हैं, हम साए नहीं। माना आपके और भी हैं, पर हम भी पराए नहीं। मूंगफली, तुम्हें पराया समझने की गलती मुझसे कभी नहीं हो सकती।
समझी मूंगफली? और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से ही तो हम दोनों पास आए हैं। ये सफर तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है और तुम इस सफर का हमेशा हिस्सा रहोगी। हमें जल्द से जल्द भोपाल की तरफ जाना होगा और तुम्हें किसी महफूज जगह पे रखना होगा मुझे। और वैसे भी अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तुम जैसे दोस्तों के होते हुए मुझे क्या डर, मैं महफूज ही हूँ। और महफूज जगह क्यों ढूंढनी है, मैं बाबा के पास सुरक्षित थी। रघु काका अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। क्या? जयराज अंकल ने बाबा को बता दिया होगा ना? हाँ, वो बाबा को फोन करना है और मेरा अंदाजा अगर सही है तो इसी रास्ते पर आगे एक कार की एजेंसी है जो बाबा को पहचानती है। वहां से हम गाड़ी किराए पे ले लेंगे और बाबा को फोन भी कर लेंगे। और वैसे भी घर पहुंचने से पहले मुझे भी बहुत सारी उलझी गांठें सुलझानी है। क्या मतलब? चलो। मतलब जानने की कोई जरूरत नहीं, जितना कहा गया है उतना करो। और हाँ, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए मैडम, हमारा काम ही ऐसा है। बाएं हाथ ने क्या किया ये बात दाएं हाथ को भी पता नहीं चलती है। मैं रोज आपको खबर करता रहूंगा। नहीं, आज के बाद तुम यहां कभी नहीं आओगे। हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। हर हफ्ते की रिपोर्ट तुम हमें कुरियर करो, दया सागर फाउंडेशन के नाम से। रिपोर्ट देखकर ऐसा लगना चाहिए जैसे किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की एनुअल रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक मैडम, हम जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू मैडम। रुद्र भाई साहब, जो अपने खुद के भाई के नहीं हो सके वो हमारे क्या होंगे? जरूरत पड़ने पर वो हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। इसीलिए हमें अपना इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। आंटी, थैंक यू सो मच पूजा में मदद करने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आज तुम्हारे बाबा का चौथा है, हम पूजा की तैयारी नहीं करेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है आंटी, मैं पंडित को बुला कर लाता हूँ। रुको, लाओ। तुम्हारी बहन की कुछ खबर मिली? हाँ, वो जयराज अंकल ने मुझसे कहा था कि ये बात मैं किसी को न बताऊं कि राधा मृत्युंजय के साथ वापस आ रही है। क्या हुआ? नहीं, वो अभी तक कुछ खबर नहीं लगी। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब वो तुम्हारे सामने होगी। जी, मैं चलता हूँ आंटी। अरे रुको, मुझे मार्केट तक छोड़ देना, पूजा का कुछ सामान लेना। चलो माँ, मैं आती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों ठीक हैं।
और राधा भी मिल गई। वैसे आप दोनों है कहाँ बेटा? भोपाल में हमला थोड़ा संगीन हो गया है, आपको आज दिन ढलने से पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना। हम पहुंच जाएंगे बाबा, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। ये तो बेटा हम भी रामनगर आए हुए हैं, बताइए ना कहाँ आना है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं बाबा, हम भोपाल के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में देवालिया अंकल जी के शोरूम से हमने गाड़ी किराए पे ले ली। हम आपको भोपाल में ही मिलते हैं। चलिए ठीक है, भोपाल में ही मिलते हैं। बाबा आप घर पे किसी को बताना मत, हम आ रहे हैं। अरे क्यों बेटा? बस सरप्राइज देंगे हम सबको। पर बेटा आप तो हमसे पहले पहुंच जाएंगे ना। जी नहीं, मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है रास्ते में। ठीक है बेटा, हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप आ रहे हैं। आप वापस आ जाइए, उसके बाद पुलिस की मदद से हम पता लगवाएंगे कि वो किन्नर है कौन जो आपको परेशान कर रहा है। पता तो मुझे भी लगाना है बाबा कि आखिर वो क्यों हमें मारना चाह रहा है, उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। पता नहीं उसने हमारे और कितने अपनों को चोट पहुंचाई होगी। लगता हूं भोपाल में मिलते हैं।